कंटिन्यू करें। मैं डॉक्टर चंद्रभान यादव और आज आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सबसे बड़ा पार्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की कोई क्लास कभी हुई नहीं होगी। आप लोगों में से इसमें से कितने लोग सिविल का एग्ज़ाम दे चुके हैं? आपने दिया है? तो कौन सा एग्ज़ाम दिया है? UPPSC। और आप लोगों ने नहीं दिया है? किसी ने नहीं दिया है? चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग अब आने वाले सालों में देंगे एग्ज़ाम। देखिए UPSC का सिलेबस और UPPSC का सिलेबस करीब करीब एक समान है, और जो भी कोचिंग या जो भी संस्थान इंस्टीट्यूट आपको तैयारी कराते हैं वो बेसिकली UPSC को ध्यान में रख के ही कराते हैं। और उसके GS वाले सिलेबस के पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट सबसे बड़ा पार्ट है, और सबसे बड़ा पार्ट होने के नाते इसकी तैयारी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तैयारी की जाए और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो जो हम लोगों के सिलेबस की शुरुआत जहाँ से होती है वो बेसिकली होती है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसको समझने से पहले हम लोग पहले यह समझेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किन परिस्थितियों के कारण हुआ। कोई भी कंपनी या कोई भी देश अचानक कहीं पे या कोई भी गतिविधियाँ अचानक नहीं हो सकती। इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद जब तक नहीं रहते तब तक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी एक ऐसी परिस्थिति जिन परिघटना है जो उस समय होना स्वाभाविक थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहला टॉपिक आपका लिया है भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इन कंपनियों में आपको पता होगा कि भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम आपको पता होगा। कौन कौन सी कंपनी सबसे पहले आई? पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद डच के बाद अंग्रेजों के बाद नहीं, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए, फिर आए फ्रेंच लोग। ये इन कंपनियों के भारत में आने का क्या था? क्रम है। इससे सवाल आते हैं आपको मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि विभिन्न भारत में आने का क्रम, सही क्रम क्या है। तो ऐसे दे दिया तो आपको इसमें क्या करना है? मिलान करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही उल्टा करके पूछ लिया जाए कि भारत से जाने का क्या क्रम है इन देशों का, सबसे पहले कौन सा देश भारत छोड़कर चला गया? नहीं, भारत से जाने का क्रम हम देखते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत छोड़कर जाने वाला कौन सा देश था? सबसे पहले अंग्रेज थे। 1947 में क्या गए? अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। उन्होंने कहीं पे अपना दावा फिर दोबारा नहीं रखा। पांडिचेरी माहे का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे फ्रांसीसी बहुत लंबे समय तक रहे। 1954 में उन्होंने भी भारत छोड़कर चले गए। लेकिन सबसे अंतिम समय में यानी 1961 ईस्वी के आसपास जब भारत सरकार ने एक सैनिक अभियान चलाया और पुर्तगालियों को विवश किया, यदि आप भारत नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ सैनिक अभियान चलाएंगे, तब पुर्तगालियों ने भारत छोड़ा। यानी पुर्तगालियों का भारत छोड़ने का क्रम क्या है? सबसे लास्ट में है। इन सब बातों को हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर फोकस करते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों का मतलब ये है कि भारत में इन कंपनियों का या यूरोपीय देशों का आगमन भारत में बेसिकली किन उद्देश्यों का कारण हुआ। दो कारण हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। पहला आर्थिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण। क्योंकि जितनी भी कंपनियां भारत की तरफ आई वो कहीं न कहीं पोप से या वहाँ की राजनयिक शक्तियों से क्या थी? निर्देशित थी। और उनका एक अंतर्निहित उद्देश्य था कि भारत से व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ क्या करना था? ईसाईयत का प्रचार भी करना था। इस क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन से लोग आए?
पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत में आए। लेकिन पुर्तगाली भारत में क्यों आए, इसके पीछे क्या घटना है, इसके पहले जो हम लोगों का जो हिस्ट्री में जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको जानने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि होता क्या है, हिस्ट्री में डेट का बहुत बड़ा संजाल है। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इन डेटों के अलावा हिस्ट्री में कुछ दिखाई नहीं देता और बार बार उसमें उलझे रहते हैं। जब तक, और वो याद भी होती है तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, भूल भी जाता है। लेकिन हिस्ट्री में चीज़ें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और यदि हम हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ें तो निश्चित तौर पर क्या है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस जो व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन का जो क्रम है वो मुख्य रूप से क्या है कि एक घटना से क्या होता है, प्रभावित होता है। हम लोगों ने रोमन साम्राज्य का नाम सुना है, हमको बस इसको समझना है। अगर इसको समझेंगे नहीं तो हमेशा इन कंपनियों को लेकर हम क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। रोमन साम्राज्य कहाँ पे स्थापित था? ये बेसिकली यूरोप का साम्राज्य था, ठीक, लेकिन ये इतना विशाल साम्राज्य था कि दो हिस्सों में बटा था। एशिया तक भी इसका विस्तार था, फारस की खाड़ी तक रोमन साम्राज्य का विस्तार था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या थी, रोम, और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको आप किताबों में पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इसका नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ साथ वाइजेंटाइन साम्राज्य भी था, ठीक। पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे वाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है, जिसका प्रभाव फारस की खाड़ी और ईरान के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। एक परिघटना यूरोप में आरंभ होनी होती है कि लगभग 477 ईस्वी में जर्मनों के आक्रमण के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब रोम साम्राज्य का केवल एक हिस्सा बचता है, वो था पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य का फारस की खाड़ी, एशिया के व्यापारिक क्षेत्रों से क्या था, एक गहरा संपर्क था और पूरे यूरोप पर पूर्वी रोमन साम्राज्य का व्यापारिक नियंत्रण एक तरह से स्थापित था। लेकिन यह नियंत्रण तभी तक स्थापित रह सकता था जब तक कि पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या रहता, यथावत बना रहता। जब तक इसमें कोई विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता तब तक व्यापारिक क्रियाकलापें जैसे एशिया और यूरोप के बीच होती रही हैं, उसमें कोई विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि रोमन साम्राज्य पूर्वी वाइजेंटाइन साम्राज्य था वह एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर रहा था। लेकिन समय का कालचक्र जब बदलता है तो परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं, और जब परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं तो नई व्यवस्थाओं का हमेशा क्या होता है, परिवर्तन के बाद ही जन्म होता है। जैसे किसी देश में क्रांति जब होती है तो किसी न किसी नई व्यवस्था का जन्म होता है। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई तो वहाँ पे डायरेक्टरी शासन का उदय हुआ, नेपोलियन का उदय हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या हुई, स्थापना हुई। भारत में जब अंग्रेज गए तो भारतीयों का शासन क्या हो गया, अपने हाथों में आ गया, क्योंकि यह एक परिवर्तन के बाद ही घटित हो सकता है, अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। इसी तरह से 477 ईस्वी में, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा और केवल इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में जो कंपनियों का जो आगमन है, जो उससे जुड़े तथ्य हैं, उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जर्मन आक्रमण के कारण हमें पता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो शानो शौकत और वैभव थी, जो बौद्धिकता थी, वो कहाँ शिफ्ट हो गई, पूर्वी रोमन साम्राज्य। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शानो शौकत और सभ्यता का प्रतीक था, लेकिन जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उसके करीब 1000 सालों बाद वाइजेंटाइन साम्राज्य यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य पर भी एक
विघटनकारी आक्रमण होता है, जो किसका होता है? आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है वहां से? ऑटोमन ठीक, ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण होता है और ऑटोमन तुर्कों द्वारा बेजेंटाइन साम्राज्य का क्या कर दिया जाता है? विघटन कर दिया जाता है। यह घटना कब घटित होती है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे तथ्य बदलते मतलब बने हुए हैं। 1453 में ठीक, बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी का बहुत दिलचस्प नाम है कुस्तुनतुनिया, और जब तुर्कों ने उस पर आक्रमण किया तो कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? अब ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो अब पश्चिमी यूरोप और एशियाई देशों के साथ जो व्यापारिक क्रियाकलाप जो अभी तक स्मूथली चलते थे उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी तुर्कों ने पश्चिमी देशों के व्यापारिक क्रियाकलाप को बाधित करना आरंभ किया। यानी जो पूर्वी देश या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ विशेष तौर से मसाले और कपड़ों का व्यापार होता था उस पर एक तरह से क्या हो गया? अवरोध उत्पन्न होना आरंभ हुआ। और जब किसी चीज़ पर अवरोध और बाधा उत्पन्न होती है तो उसका निदान भी खोजा जाना आरंभ होता है। और पश्चिमी यूरोप में अब व्यापारिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो उसके एवज में चूँकि ऑटोमन साम्राज्य शक्तिशाली था, इसको पराजित करना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए पश्चिमी यूरोप में एक नई धाराओं का जन्म होना आरंभ हुआ। अब ये थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रियाएं बहुत आसान हो जाएंगी। 1453 जैसे मात्र एक घटना है ठीक, हमें पता है कि बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया और उस पर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया? तुर्कों का, ऑटोमन तुर्कों का। और यूरोप और एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, उसमें धीरे धीरे बाधाएं उत्पन्न होनी आरंभ की, क्योंकि अरबों और तुर्कों ने कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो सीधे सीधे यूरोपियों के साथ व्यापारिक क्रियाकलाप होना संभव नहीं था। अर्थात एक तरह से तुर्कों ने व्यापारिक अवरोध उत्पन्न किया पश्चिमी यूरोप के लिए, यानी यूरोप के लिए ठीक। अब यहाँ से एक जैसे बेजेंटाइन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो वहाँ पे तमाम ऐसे लोग थे, जैसे बौद्धिक लोग थे, दार्शनिक लोग थे। जब तुर्कों का वहाँ पे आक्रमण हुआ, तुर्कों का आधिपत्य हुआ, तो ये सारे लोग क्या किए? बेजेंटाइन साम्राज्य छोड़कर, यानी पूर्वी रोमन को छोड़कर इटली की तरफ पलायन करने शुरू किए। इटली को अगर आप मैप में देखेंगे तो भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है ठीक, और इटली के विशेष तौर से फ्लोरेंस शहर में यहाँ पर विद्वानों, दार्शनिकों और नए नए अन्वेषकों का क्या होने लगा? जमघट होने लगा। यह जमघट इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का बेजेंटाइन क्या हो गया? बेजेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार स्थापित हो गया, तो अब यह शहर या पूर्वी रोमन साम्राज्य इनके रहने लायक नहीं बचा। तो ये यहाँ से क्या करने लगे? प्रवास करके इटली की तरफ भागना आरंभ किए, और इटली के विशेष तौर से फ्लोरेंस शहर में। अब आप देखेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण की घटनाएं आरंभ हुई वो यहीं किसी शहर से होनी आरंभ हुई। अब यूरोप में एक नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, क्योंकि इटली का जो फ्लोरेंस शहर था यह व्यापारिक क्रियाकलापों और उद्यमियों के लिए एक उपयुक्त शहर था। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग रहते थे, और पूंजीपतियों या धनिकों का एक विशेष नेचर होता है, वो चित्रकारों, दार्शनिकों और ऐसे अन्वेषकों को प्रश्रय देते हैं जो उनको कुछ नई चीज़ें दे सके। इसीलिए दार्शनिकों और विद्वानों का फ्लोरेंस शहर में जब जमघट होना आरंभ हुआ तो यूरोप में एक हलचल सी उत्पन्न होने लगी। इस हलचल का नाम क्या है? पुनर्जागरण ठीक। पुनर्जागरण का मतलब हमें पता है क्या होता है? फिर से जागना। यानी जब कोई ऐसी बात आती है कि हमें बदलाव या किसी इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं लकीर से उसी पे चलना है,
तो इसको क्या कहते हैं? एक परंपरागत दकियानूसी विचारधारा। लेकिन जब हम अपने होने का एहसास होता है और परंपराओं और अन्य चीज़ों से विद्रोह करते हैं जो कि गलत है, तो उससे क्या होता है? फिर से जागना जैसे, यानी कि हमारा क्या हुआ? रिवाइवल हुआ, हमें चीज़ों का एहसास हुआ। और इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक युग में यूरोप में क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। वो पुनर्जागरण बेसिकली, मैं ये माइक खराब होगी क्या ही? हाँ ठीक है। तो यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रियाओं का आरंभ हुआ। पुनर्जागरण की प्रक्रिया के जस्ट बाद की घटना होती प्रबोधन। इसको केवल हमें समझना है, चीज़ों को जानने के लिए कि किस तरह से भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। प्रबोधन का मतलब होता है कि अपने होने का एहसास, यानी अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बारे में व्यक्ति क्या करता है? उसको जानता है, पहचानता है कि हम चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे अंदर क्या होता है? तार्किक क्षमता का विकास होता है, यानी हम तर्क करना आरंभ करते हैं। जब तर्क करेंगे तो किन चीज़ों पर तर्क करेंगे? जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हमारे चीज़ों के विपरीत हैं या दकियानूसी है, उस पर हम क्या करेंगे? प्रहार करना आरंभ करेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिफॉर्मेशन। यानी धर्म सुधार। देखिए, ये घटना ने कितनी चीजों को जन्म दिया। क्या केवल 1453 की घटना का परिणाम है? एक परिणाम तो यह रहा, और दूसरा परिणाम इसका क्या रहा? दूसरा परिणाम यह रहा कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशियाई देशों के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंधों पर क्या हुआ? एक तरह से अवरोध उत्पन्न हुआ। उस अवरोध को दूर करने के लिए एक नए रास्तों की तलाश होनी आरंभ हुई। और इसी के दौरान हम देखते हैं यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग आरंभ होता है। तो दूसरा परिणाम इसका यह हुआ कि भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। अब महत्वपूर्ण यह है कि भौगोलिक खोजों में जिन यूरोप के दो देशों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाई, वो मुख्य तौर पर कौन कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल, जो कि कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार स्थापित हो गया तुर्कों का, और भूमध्य सागर में स्थित इन दो देशों को व्यापारिक रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान होना पड़ा। और जब जिन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन देशों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या व्यापारिक लाभ कमाने के लिए फिर नए तरकीबों को खोजना आरंभ किया। और इसी के परिणाम एक राजकीय सहायता से, यानी पुर्तगाल और स्पेन ने अपने राजकीय सहायता से, राजकीय कोष से भौगोलिक खोजों के लिए धन मुहैया कराना आरंभ किया, और वहाँ के राजाओं ने स्वयं इसमें रुचि लेनी आरंभ की। इसमें पुर्तगाल के एक शासक थे, हेनरी। पुर्तगाल के शासक हेनरी नेविगेटर, जो कि नेविगेटर उसकी एक उपाधि थी, क्योंकि उसको नाविक या नए रास्ते, समुद्री रास्तों को खोजने में क्या थी? उसको अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उसकी उपाधि थी नेविगेटर। और उसने पुर्तगाल से भारत और पूर्वी एशियाई देशों की खोज करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन कार्यों को अपनाना आरंभ किया, और उसने व्यापारियों, उद्यमियों के सहयोग से भारत और पूर्वी एशियाई देशों के जो नए रास्ते थे, जो समुद्री रास्ते थे, उसकी तलाश करनी आरंभ की। और स्वयं हेनरिक ने अफ्रीका का जो ये महाद्वीप है, ये क्योंकि पुर्तगाल यहीं पे स्थित है, तो उत्तरी
अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों का इसने कई बार यात्रा की और उस यात्रा के दौरान इसने व्यापक पैमाने पर क्या किया, वो अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों का एक मैप तैयार किया और आने वाले अन्वेषकों को, भौगोलिक खोज करने वाले नाविकों के लिए एक आसान रास्ता उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से वो भारत की खोज कर सकते थे। और जब इस तटीय क्षेत्रों का एक मैप बन गया तो बहुत सारे नाविक उत्साहित हुए और भारत और पूर्वी एशियाई देशों के लिए नए रास्ते की खोज करना आरंभ किए। चूँकि हेनरी भारत आने या दक्षिण पूर्व एशिया आने के रास्ते की पूरी खोज नहीं कर सका, लेकिन उसने उत्तरी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों का एक गहन मैप तैयार किया जिसमें नाविकों को जाने में क्या हुई, बेहद आसानी होने आरंभ हुई। और उसी का अनुसरण करते हुए पुर्तगाल का एक नाविक बार्थोलोमेओ डियास केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो यहाँ की स्थित है, यानी उसने यहाँ से चलकर यहाँ तक यात्रा की। इसका नाम था बार्थोलोमेओ। पहले आप लोग एक बार समझिए, फिर बाकी तो हम नोट्स देंगे ही आपको। यानी हेनरी के पद चिन्हों पर चलते हुए बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब इससे सवाल भी बनते हैं, जैसे अगर सवाल यह पूछा गया कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो बहुत सारे नाविकों का नाम दे दिया जाएगा, वास्को डी गामा, कोलंबस, बार्थोलोमेओ डियास, हेनरी। तो उसमें से क्या होगा, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। और चूंकि इसकी खोज करने वाला यही है, लेकिन यही सवाल जब यह बन जाता है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक कौन था, तो इसके बारे में क्या आंसर होगा, वास्को डी गामा। इससे भारत में कब पहुंचा, इसके बारे में जब हेनरी के प्रयासों से, बार्थोलोमेओ डियाज के प्रयासों से केप ऑफ गुड होप का पता चल चुका था, तो ऐसे समय में उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत पहुंचा गया। यह भारत कैसे पहुंचा था, एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के साथ होते हुए कालीकट पहुंचा। और उस समय चूँकि भारत भी यूरोपीय व्यापारियों से उसके सीधे संबंध स्थापित नहीं थे, ऐसे में जब यह नाविक कालीकट पहुंचा तो वहाँ का शासक परंपरागत जिसकी उपाधि थी जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया। इसकी खूब आवाभगत की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ऐसी चीज़ पर अधिकार करना या किसी ऐसे चीज़ पर एक नए प्रतिद्वंदी का आना, जो पहले से स्थायी प्रतिद्वंदी उनके लिए क्या होता है, एक खतरा होता है। अभी तक हिंद महासागर पर किन व्यापारियों का एक आधिपत्य स्थापित था, उसमें मुख्य तौर पर अरब व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी थे, तुर्की व्यापारी थे और फारस के व्यापारी थे। इन सभी का हिंद महासागर के व्यापार पर क्या था, एक अधिकार स्थापित था। अब जब यह एक नई शक्ति यूरोप से आई और जमोरिन ने उसका स्वागत करना आरंभ किया, तो स्वाभाविक था कि ये सारी शक्तियाँ क्या करती, इनका विरोध करती। ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि भारत में जमोरिन ने तो स्वागत किया, लेकिन वास्को डी गामा का किन किन लोगों ने विरोध किया। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें अरब व्यापारियों ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया। तो अरब और भारतीय व्यापारियों द्वारा इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, जिसमें मुख्य तौर से तुर्क व्यापारी थे, मिस्र के व्यापारी थे, भारत के व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी थे। इन्होंने इनका विरोध करना आरंभ किया। हम लोगों ने देखा कि 1453 की घटना के बाद किस तरह से परिवर्तन होना आरंभ हुआ। एक तो उस घटना के बाद भारत की एक नए रास्ते की खोज हुई, उत्तरी महाद्वीप और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के रास्ते आने का एक नया रास्ता खोजा गया, जो यूरोप के लोग अब
डायरेक्ट भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार स्थापित कर सकते थे, बिना फारस की खाड़ी होते हुए, अदन की खाड़ी या लाल सागर के बिना भी। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो लाल सागर को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी उनसे एशियाई देशों और यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे अब वो किसके अधीन हो गए, तुर्कों के अधीन हो गए। तो ऐसे में वह व्यापारिक रास्ता क्या हो गया, बाधित हो गया, जो कि यूरोप का सबसे शार्टेस्ट रास्ता है, यानी सबसे नज़दीकी रास्ता वही है। लेकिन जब यह रास्ता बाधित हुआ तो यूरोप के देशों में एक नई ललक जन्मी, और वह यह थी कि भारत या पूर्वी एशियाई देशों के पास पहुंचने के लिए नए रास्तों की खोज कैसे की जाए। और ऐसा नहीं था कि ये खोजें आसानी से शासकों के प्रश्न से होती चली गई। इस समय कुछ ऐसे उत्साही यात्रियों ने, पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा मार्को पोलो का। ये कहाँ का यात्री था? ये मुख्य तौर पर वेनिस का निवासी था और इटली शहर में आके रहने लगा, और इटली का राजनीतिक क्या था, राजनयिक राजदूत भी था, जिसने सबसे पहले 1272 ईस्वी में इसने एशिया की यात्रा की और चीन के बारे में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा कि पूर्व के देशों का व्यापारिक समृद्धता इतनी अधिक है कि यूरोपीय देश अगर उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बड़े लाभ की बात और कोई नहीं होगी। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में पूर्वी देशों के व्यापारिक समृद्धता के बारे में विस्तार से वर्णन किया। और जब इस यात्रा वृत्तांत उस समय तक एक क्या करता था, प्रेरणा स्रोत का काम करता था, क्योंकि भारत या पूर्वी एशियाई देशों वाले अन्य नाविक अभी तक नहीं थे। केवल मार्को पोलो पहला व्यक्ति था जो चीन गया, और चीन के साथ साथ उसने पूर्वी एशियाई देशों की व्यापारिक समृद्धता को जाना कि अगर यूरोप के साथ इनके व्यापारिक संबंध सीधे स्थापित हो जाए तो वहाँ के व्यापारियों को क्या हो सकता है, बहुत अधिक लाभ हो सकता है। और चूँकि उस समय यूरोप में वाणिज्यवाद का युग चल रहा था, व्यापारियों और उद्यमियों और शासकों को ज़्यादा से ज़्यादा धनी होने की होड़ लगी हुई थी। ऐसे में मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत क्या कर रहा था, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा था। और इसी बीच हमने बताया कि धर्म सुधार पुनर्जागरण के काल में नई नई चीज़ों का अन्वेषण भी आरंभ हो गया। तो ऐसे में एक घड़ी का भी आविष्कार हुआ जो समय की सूचक थी, और एक दिशा सूचक यंत्रों का भी विकास हो चुका। अब ये हमें बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन समुद्र में यात्रा करना बिना दिशा सूचक यंत्रों के संभव नहीं है। इसका सही ज्ञान न होने के कारण मैगलेन का नाम आपने सुना होगा। मैगलेन भी भारत की खोज के लिए निकला, तो भारत की खोज वो करते करते कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। और वो पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर काटा। वो यहाँ से चलते हुए इधर आया, इधर से कहाँ चला गया, यहाँ पे पहुँच गया। और जब उसने पहुँचा तो देखा कि चूँकि वह अटलांटिक महासागर से चला हुआ था, और जब वो दक्षिणी अमेरिकी द्वीप को क्रॉस करके जब वो प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है तो उस महासागर की स्थिरता और शांति उसको बहुत प्रभावित कर दी। क्योंकि पहले उसने ऐसा कभी देखा नहीं था, तो उसने इसका नाम रखा पैसिफिक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर, क्योंकि बहुत गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। और इसका जल भी क्या होता है, स्थिर होता है। जिसमें ज़्यादा गहराई है, ज़्यादा जल राशि है, वो अपने आप में स्थिर था। इसलिए इसमें यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जिसको मैगलेन की खाड़ी कहा जाता है, क्योंकि मैगलेन ऐसा पहला व्यक्ति था जो यहाँ पर पहुँचा। तो मैगलेन ने अमेरिका की खोज की, लेकिन अमेरिका जाने वाला पहला यात्री कौन था, अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, किसके कारण? कोलंबस तो खोज किया, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी एक यात्री था, नाविक था, उसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। तो हम देखते हैं कि इन भौगोलिक खोजों के कारण जिनका प्रयास था कि पूर्वी एशियाई देशों की खोज किया जाए, भारत तक पहुंचा जाए, इन खोजों के परिणाम स्वरूप कई देशों की खोज हो गई। अमेरिका की भी खोज हो गई जो अभी दुनिया के लिए अननोन था। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा
तो चूँकि वह तो इंडिया खोजने गया था, और जब उसको अमेरिका मिल गया तो उसको समझ में आया कि नहीं, इंडिया तो यही है, इसलिए उसने उसका नाम उसका नाम इंडिया ही रखा, इंडियन। बाद में उसको रेड इंडियन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और जब उसका नाम अमेरिका पड़ा तो वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। तो ऐसे में जो भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ, जो पूर्वी एशियाई के समृद्ध व्यापार की तलाश में निकले थे, उन्होंने न केवल पूर्वी एशियाई देशों की खोज की, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की भी खोज की जो अभी तक दुनिया के लिए क्या थे, अनजान थे। लेकिन इसके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार थी? पहला तो कुछ चीज़ों का आविष्कार हो गया था, दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार हो चुका था, जिससे समुद्री मार्गों की यात्रा करना क्या हो गया था, आसान हो गया था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस घटना के बारे में हम लोग बता रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं 1453, एक छोटी सी घटना है, लेकिन इतिहास को कितना गहरे रूप से प्रभावित करती है इसको हमें समझना होगा। यह घटना यूरोप या पूर्वी रोमन साम्राज्य में घटित हुई, लेकिन इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत में एक ऐसी परिस्थिति का जन्म हुआ जिससे भारत एक लंबे समय तक क्या रहा, गुलाम बनता चला गया। भारत में अगर ये व्यापारिक कंपनियां नहीं आई होती तो क्या भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो सकता था? नहीं हो सकता। लेकिन उस घटना ने पूरी दुनिया को कितना प्रभावित किया, इसको आप सहजता से समझ सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो कंपनी सबसे पहले आई वो थी पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए। कोई भी देश या कोई भी राज्य किसी देश पर नया नया जाता है तो चीज़ें को व्यवस्थित करता है, एक व्यवस्था स्थापित करता है जिससे उसके लोग लंबे समय तक वहाँ क्या कर सके, स्टे कर सके, रुक सके, अपने क्रियाकलापों को क्या कर सके, अंजाम दे सके। इसी तरीके से जब पुर्तगाली कालीकट पहुँचे तो वास्को डी गामा को जमोरी ने जो उपहार दिया वह उसका व्यापारिक लाभ, इतना अधिक व्यापारिक लाभ हुआ कि सारी चीज़ों को, यानी उसकी यात्रा आने जाने के खर्चे सब काट कर करीब 60 गुना अधिक लाभ हुआ। जब वास्को डी गामा यूरोप पहुंचा तो इस चीज़ का क्या हुआ, एक तरह इसके र्यूमर चलनी आरंभ हुई, अरे भारत से आया है और इतना अधिक व्यापारिक लाभ कमा के आया है। तो यूरोप के लोगों में क्या हुई, एक प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी कि हमें पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करना चाहिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की खोज पुर्तगालियों द्वारा तो कर ली गई, पुर्तगाली भारत में धीरे धीरे अपने व्यापारिक ठिकाने भी स्थापित करने लगे, लेकिन उनका विरोध भी होना आरंभ हुआ। जो लोग पहले से ही भारतीय हिंद महासागर पर अपने व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किए हुए थे वो पुर्तगालियों को आसानी से सिंध महासागर में व्यापारिक लाभ प्रदान नहीं कर सकते थे। ऐसे में पुर्तगालियों के सबसे ज़्यादा विरोधी कौन थे, अरब के लोग थे, गुजरात के लोग थे, मिस्र के लोग थे, विशेष तौर से तुर्क के लोग थे। इन्होंने गुजरातियों का विरोध करना आरंभ किया, लेकिन पुर्तगालियों ने भारतीय राजाओं के सहयोग से भारत में कोचीन में सबसे पहले अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब जब कोचीन में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की तो इस कोठी या व्यापारिक क्रियाकलाप को संचालन करने के लिए केवल कोठी स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक तंत्र का भी इन्होंने विकास किया। और इसी क्रम में पुर्तगाली गवर्नरों की नियुक्ति होने आरंभ हुई। हम केवल यहाँ पे 3 गवर्नरों की बात करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सिविल के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ना तो कहीं पूछा जाता है ना तो कहीं आता है। पहला नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हम इसकी डेट भी लिख देते हैं, लेकिन डेट बहुत जरूरी नहीं है, ठीक। दूसरा गवर्नर है डी अल्बुकर्क।
तीसरा गवर्नर है जिसका कार्यकाल है 1529 से लेकर 1500। अब हमें इन गवर्नरों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले यदि हम भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का भारत में किए गए कार्य पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों को प्राप्त भारत में व्यापारिक लाभ, पुर्तगालियों की असफलता के कारण, और पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या नई चीज़ें दिया और भारत से उनके पलायन का क्या कारण था, यानी उनकी असफलता के क्या कारण थे। इन्हीं 4-5 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, और इससे तक कहीं भी कोई भी सवाल नहीं आता। तो पहले जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनको भारत में भेजा गया और वहाँ के राजा का यह आदेश था कि भारत में जाकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को क्या करना है, स्थापित करना है। इसके लिए इनको एक सख्त आदेश दिया गया। चूँकि पुर्तगाल ने सबसे पहले भारतीय मार्गों की खोज की थी, इसलिए वहाँ के पोप ने भी पुर्तगालियों को पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रों के समस्त व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया था। यानी पूर्वी अफ्रीका को भारत सहित पूर्वी एशियाई देशों पर इनके व्यापारिक एकाधिकार कहाँ से मिल गए थे? पोप की तरफ से। और पोप ने इसके साथ साथ यह भी शर्त लगा दी थी कि आप व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ आपको क्या करना होगा, ईसाईयत का प्रचार प्रसार भी करना होगा, यानी कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार भी करना होगा। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया तो इसके पास एक दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तो पुर्तगाली साम्राज्य को एक व्यवस्थित करना, दूसरा हिंद महासागर में पुर्तगालियों की जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उसमें पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करना। इसके लिए ज़रूरी था कि वेनिस के व्यापारी, वेनिस जो कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप में ही है, लेकिन वेनिस के व्यापारियों का भी फारस की खाड़ी में काफ़ी प्रभाव होता था। वेनिस के व्यापारी, अरब के व्यापारी, तुर्क के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी और गुजराती व्यापारियों का हिंद महासागर के व्यापार से उनके वर्चस्व को क्या करना था, समाप्त करना था। तो समाप्त करने के लिए ज़रूरी है था कि किसी ऐसी नीति का अनुपालन करें जिससे इनके दोनों उद्देश्य पूर्ण हो जाए। एक तो यह कि पुर्तगालियों को हितों को प्रमुखता दी जाए, दूसरा यह कि हिंद महासागर से अन्य देशों का जो वर्चस्व है, अन्य व्यापारियों का जो वर्चस्व है उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए इन्होंने 2 नीति का अनुपालन किया। पहली बार भारत में ब्लू वाटर नीति का अनुपालन किया गया, जिसका प्रश्रय देने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यानी भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह नीति पहली बार प्रतिपादित की गई, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी इन्होंने हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्रों से गुजरने वाले दुनिया के अन्य जहाज़ों पर क्या किया? इन्होंने नियंत्रण रखना आरंभ किया, एक देख रेख रखनी आरंभ की। और किस तरह से पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार स्थापित हो, उसके लिए इन्होंने यह पॉलिसी स्थापित की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार सवाल आ गया तो आपको सीधे सीधे पता होगा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। दूसरा सवाल ऐसे आ गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुपालन करने वाले निम्न में से किस देश के लोग थे? पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस। तो थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्रिटेन की तरफ लोगों का रुझान होता है। तो ये सवाल आता है। इनसे रिलेटेड केवल 2 ही सवाल आते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुपालन हिंद महासागर में किसने किया? तो इन्होंने किया। दूसरा सवाल यह बनता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इनके समय में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनको आप केवल जानते रहिए, इनको लिखने और उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1508 में चोल नामक एक जगह थी, वहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसमें यह पराजित हुए और संभवतः इनका जो लड़का था मारा गया। लेकिन 1509 ईस्वी में दोबारा से युद्ध हुआ तीऊ पर, और जिसमें संयुक्त मुस्लिम बेड़े को इन्होंने पराजित किया। और पराजित करने के बाद पुर्तगालियों का वर्चस्व क्या हुआ? मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर धीरे धीरे थोड़ा सा स्थापित हुआ। लेकिन इन्होंने कोई दूरगामी पॉलिसी ईजाद नहीं की और भारत में पुर्तगालियों के जो हित थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हिफाजत नहीं प्रदान की।
दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारत आने के बाद एक विस्तृत पॉलिसी का अनुपालन किया जिससे पुर्तगाली साम्राज्य की नींव को स्थापित किया जाए, और उसके लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने कोचीन को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। कोचीन को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने के साथ साथ इन्होंने गोवा 1510 ईस्वी में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं केवल जानने की ज़रूरत है कि गोवा को इन्होंने आदिल शाही सुल्तान से छीन कर पुर्तगालियों को अधीन किया। गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भारतीय हिंद महासागर का था। दूसरी विजय इनकी मलक्का की थी जो दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रकार से व्यापारिक मंडी थी। मलक्का आप समझेंगे तो यहाँ पे है, तो मलक्का पर विजय की 1511 ईस्वी में, और हरमुज जो कि फारस की खाड़ी में ही स्थित, हरमुज यहाँ पे स्थित है, हरमुज पर भी इन्होंने 1515 ईस्वी में अधिकार स्थापित कर लिया। तो एक तरह से भारत में हिंद महासागर के संपूर्ण व्यापारिक तंत्र पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, और उसी समय यह आदेशित हो गया या पुर्तगालियों की तरफ से यह निर्देश दिया गया कि पूर्वी अफ्रीकी देशों को जाने वाले समस्त व्यापारिक जहाज जो दक्षिण पूर्व एशिया मलक्का से होकर गुजरते हैं, अब उनको कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा? गोवा से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब गोवा से होकर गुजरना पड़ेगा तो उनको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। यानी पुर्तगालियों की अनुमति के बिना किसी भी जहाज का हिंद महासागर में आवागमन क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले समुद्री मार्ग में क्या किया? कार्टेज प्रणाली को प्रारंभ किया। कार्टेज प्रणाली एक प्रकार से परमिट व्यवस्था थी, यानी हिंद महासागर में अगर कोई जहाज व्यापार के लिए निकलता है तो उसको पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट के बदले उनको क्या देना पड़ेगा? शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में समुद्र को शक्ति का केंद्र बनाने का कभी प्रयास नहीं किया गया। यानी समुद्र का क्षेत्र एक मुक्त क्षेत्र होता था जहाँ पे कोई भी देश व्यापार कर सकता था या व्यापारिक क्रियाकलाप संचालित कर सकता था, उसे किसी प्रकार के शुल्क देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पुर्तगालियों के आगमन के बाद पहली बार हिंद महासागर को एक शक्ति का केंद्र बना दिया गया, और यहाँ पे कार्टेज प्रणाली लागू करने के बाद पुर्तगालियों के नियंत्रण से ही सारे जहाज़ों की आवागमन होने लगी। और इसके निगरानी के लिए पुर्तगालियों ने कठोर व्यवस्था भी संचालित की। एक पूरा जंगी जहाजी बेड़ा यानी अस्त्रों से लैस, सैनिकों से लैस एक जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में निरंतर चक्रमण करता रहता था, और ऐसे जहाज़ों को पकड़ता रहता था जो चोरी छिपे व्यापार के लिए निकले हैं और जो परमिट नहीं लिए हुए, यानी गोवा से होकर जो नहीं गुजर रहे थे, उन जहाज़ों को क्या करते थे? ये रोकते थे। ये सब अल्बुकर्क के समय में हो रहा है, ठीक। और अल्बुकर्क ने और बहुत सारी नीतियों का अनुपालन किया, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे इसने भारत में पुर्तगालियों के लिए एक व्यापक नीति का अनुपालन किया, तो इसने कहा पुर्तगाली युवकों से कि अगर भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना है, लंबे समय तक रहना है, तो भारतीय महिलाओं के साथ क्या करना होगा? वैवाहिक संबंध भी स्थापित करना होगा। इससे दोहरे लाभ थे। पहला यह था कि पुर्तगाली नाविक जो थे यूरोप से भारत में बस जाते। दूसरा यह था कि भारतीय महिलाओं से जब उनके वैवाहिक संबंध स्थापित होते, उनसे उत्पन्न संतानें सबके सब क्या हो जाते? ऑटोमेटिक ईसाई हो जाते। तो इससे दोहरा लाभ था। एक तो पुर्तगाली प्रेरित होते भारत में बसने के लिए, दूसरा उनकी जनरेशन अपने आप क्या हो जाती? ईसाई हो जाती। धीरे धीरे ईसाइयों की संख्या भारत में क्या होती? बढ़ती चली जाती। और इसके माध्यम से वो तुर्की और अरबी लोगों का क्या करते थे? मुकाबला कर सकते थे। तो इसने एक नीति अपनाई। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाता है कभी कभी, और बहुत बार पूछा गया है, कि इसने पुर्तगाली परिक्षेत्र में, यानी अपने क्षेत्र गोवा, कोचीन के क्षेत्रों में इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी।
अभी तक सती प्रथा पर रोक लगाने वाले भारतीय शासकों में से कौन कौन से लोग थे? ये तो बहुत बाद के हैं, मातनी क्यों के थे। उसके पहले अकबर ने भी कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन पहली बार भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद पुर्तगालियों ने विशेष तौर से अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर क्या लगा दी? अपने क्षेत्र में जहाँ पुर्तगाली प्रभाव था वहाँ पे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दी। इसने मंदिरों को भी बहुत भारी संख्या में तोड़ा और उसकी जगह पर गिरजाघरों का निर्माण किया। यानी इसने पुर्तगालियों को ध्यान में रखकर एक आक्रामक नीति का अनुपालन किया। इसने भारतीय लोगों को भी पुर्तगाली सेना में सम्मिलित करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। यानी भारतीयों को भी पुर्तगाली सेना में सम्मिलित करना आरंभ किया। इससे एक यह लाभ था कि जब भारतीय ज़्यादा संख्या में पुर्तगाली सेना में सम्मिलित होते तो उनको कम वेतन पर अधिक काम लिया जा सकता था और भारतीयों के बीच पुर्तगाली प्रशासन की क्या होती? एक सॉफ्ट कार्नर पैदा होता है, यानी विश्वास पैदा होता है, चूँकि भारतीयों को भी वो अपनी सेना में क्या कर रहे हैं? सम्मिलित कर रहे हैं। अल्बुकर्क द्वारा जो कार्य किए गए वो यही इतने कार्य उसके महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में यह था कि तीनों व्यापारिक केंद्र यानी फारस की खाड़ी हरमुज, हिंद महासागर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र गोवा, दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी यानी मलक्का जो व्यापारिक केंद्र था और महत्वपूर्ण बंदरगाह था, उन पर इस क्या किया? इसके समय में पूरी तरह अधिकार स्थापित हो गया। और इन्होंने समुद्र के रास्ते विशेष तौर से हिंद महासागर में एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जिसमें अफ्रीकी या पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित करता या कोई, चाहे वो अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि अकबर को भी परमिट व्यवस्था लेनी पड़ी। सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कार्टेज प्रणाली उनको भी स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि यह केवल नाम मात्र की थी, चूँकि सम्राट अकबर से उस तरीके से कड़ाई से पेश नहीं आ सकते थे, लेकिन सम्राट अकबर ने भी यदि इनको स्वीकार किया तो निश्चित तौर पर हिंद महासागर में इनकी जो कार्टेज प्रणाली थी, परमिट व्यवस्था थी, वो बहुत ही स्ट्रांग रही होगी। पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष तौर से हिंद महासागर क्या बन गया? एक युद्ध का अखाड़ा बन गया, यानी शक्ति का केंद्र बन गया। और उसको बनाने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? पुर्तगाली लोग थे, जिसने भारतीयों को भी समुद्र के महत्व को क्या किया? धीरे धीरे समझाना आरंभ किया, क्योंकि अभी तक भारतीय शासकों द्वारा समुद्र के महत्व को बहुत गंभीरता से नहीं जाना जाता था, क्योंकि समुद्र एक ऐसा क्षेत्र था जो एक बेहतर राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता था। दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में समुद्र एक बेहतर विकल्प था। लेकिन अभी तक मध्यकालीन भारतीय शासकों का ज़्यादातर व्यापारिक क्रियाकलाप स्थलीय मार्गों से होता था। समुद्र पर उनका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। समुद्र एक मुक्त क्षेत्र था जहाँ पर कोई भी व्यापार कर सकता था और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन पुर्तगालियों ने जब भारत में इनका आगमन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या आरंभ किया? समुद्र को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और समुद्र के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में नियंत्रण की एक नई प्रणाली विकसित करनी आरंभ की, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के समस्त व्यापारी, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे भारतीय, चाहे गुजराती या दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले व्यापारिक बेड़ों का, जब तक वो गोवा से होकर नहीं गुजरते थे तो उनके साथ क्या किया जाता था? लूटपाट किया जाता था या उन जहाज़ों को डुबो दिया जाता था समुद्र में। तो ऐसे में डर के नाते सारे व्यापारिक जहाज़ या बेड़े गोवा होकर जाते थे, क्योंकि उनसे पुर्तगालियों से क्या मिलता था? एक परमिट लेना पड़ता था। परमिट के बाद वे स्वतंत्र हो जाते थे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले लेता था? पुर्तगाली ले लेते थे। उसको वांछित जगहों पर पहुंचाने का कार्य करते थे। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं खड़ी हो पाती थी। लेकिन जिन जहाज़ों द्वारा, जिन व्यापारियों द्वारा उस परमिट व्यवस्था को नहीं लिया जाता था, उसको सबसे पहले डुबाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में चूंकि पुर्तगालियों का व्यापारिक प्रभाव उतना अधिक नहीं था, हिंद महासागर विशेष तौर से केवल शक्ति इनके पास थी, और भारत की हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा जो व्यापारियों का प्रभाव था वो अरब व्यापारियों का था, गुजरातियों का था और तुर्क के व्यापारियों का था। इन लोगों ने एक नए रास्ते की तलाश की
इन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की परमिट व्यवस्था से बचने के लिए डाकुओं का सहयोग लेना आरंभ कर दिया। यानी डाकुओं के माध्यम से ये पुर्तगाली सैनिक बेड़े पर क्या करते थे, हमला कराते थे और बदले में बिना परमिट लिए हुए व्यापार करते थे। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने देखा कि उनकी परमिट व्यवस्था भारतीय व्यापारियों के संदर्भ में, विशेष तौर से अरब और गुजराती व्यापारियों के संबंध में धीरे धीरे क्या हो रही, फेल हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने इसके लिए एक नया रास्ता अपनाया कि इन व्यापारियों के लिए बड़ी ही उदार नीति का अनुपालन किया गया, यानी नाम मात्र की परमिट व्यवस्था स्थापित की गई और बहुत सारे पुर्तगाली कर्मचारी जो थे वो अरब व्यापारी और भारतीय व्यापारियों से मधुर संबंध स्थापित करते थे, क्योंकि कंपनी के द्वारा उनको कम पैसों का भुगतान होता था। ऐसे में इन व्यापारियों के साथ इनके संबंध होने के साथ इनको एक अच्छी कमाई की क्या हो जाती थी, प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए कार्टेज व्यवस्था या परमिट व्यवस्था जो पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, धीरे धीरे अब वो क्या हो गई है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई। यानी उसमें किसी प्रकार की कार्यकुशलता नहीं रह गई। उनको भारतीय व्यापारियों द्वारा डाकुओं का सहयोग लेने से उस व्यवस्था को क्या किया गया, बीच में तोड़ने का प्रयास किया गया और पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा या पुर्तगाली कर्मचारियों द्वारा भी भारतीय व्यापारियों का कहीं न कहीं क्या किया गया, सहयोग किया गया पिछले दरवाजे से। तो ऐसे में परमिट व्यवस्था क्या थी पुर्तगालियों की, पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। आगे हम बताएंगे कि पुर्तगालियों का भारत से जाने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने अपने व्यापारिक ठिकानों को केवल समुद्रों में तलाशना आरंभ किया, भारतीय स्थलों पर तलाशना आरंभ नहीं किया। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, हुगली को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया, यानी बंगाल को प्रमुख क्षेत्र बनाया। लेकिन पुर्तगालियों ने, अभी प्रसंग है मैं बता देता हूँ, हुगली कहाँ पर स्थापित है, बंगाल, ठीक, जो अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था। अब पुर्तगालियों की दूरदर्शिता देखिए, इन्होंने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना लिया था और यहाँ पे केवल लूटपाट का कार्य करते थे और उससे आए हुए माल को अपने वापस लेके चले जाते थे। 1632 ईस्वी में मजबूर होकर शाहजहाँ को एक अभियान चलाना पड़ा और हुगली से पुर्तगालियों को क्या किया, खदेड़ दिया गया। जहाँ भी अपने व्यापारिक ठिकाने बना सकते थे, जहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर सकते थे स्थलों में, वहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, अपना लूटमार का अड्डा बनाया, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। यानी यह इनकी अदूरदर्शिता थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर प्रवेश करने के बजाय इन्होंने समुद्र में अपने आप को स्थापित रखा और समुद्र के माध्यम से ही इन्होंने लाभ कमाने की चेष्टा की। बाद में यही इनके पतन का कारण साबित हुआ। अब तीसरे जो गवर्नर थे, नीनो डी कुन्हा, इनके केवल और केवल एक महत्वपूर्ण कार्य है, इन्होंने जो अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को राजधानी बनाई गई थी, जिसको 1530 में हटाकर इसकी जगह उन्होंने गोवा को राजधानी बना दिया और कार्य इनके द्वारा नहीं किया। तो पुर्तगालियों की दो राजधानियां थी, एक तो कोचीन, दूसरा क्या हो गया, कोचीन के बाद गोवा स्थापित हुई। और नीनो डी कुन्हा के एक और वाक़या है जो थोड़ा सा दिलचस्प है। इन्होंने, इससे पुर्तगालियों की कपटी स्वभाव और कायरपन का भी एक उदाहरण मिलता है। उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका बाबर के साथ और हुमायूं के साथ भी लगातार क्या होता था, झगड़ा चलता रहता था और उसने पुर्तगालियों से सहयोग लेने की बात की। तो नीनो डी कुन्हा ने उसको गुजरात के एक जहाज़ पर बुलाकर, जिसकी जगह का नाम था बसीन, बाद में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, हॉटस्पॉट बन गया, जो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जब युद्ध होना आरंभ हुआ तो बसीन अपने आप बहुत चर्चा में आ गया। बसीन पर इन्होंने बहादुर शाह को बुलाया जहाज़ में एक समझौता करने के लिए। जब बहादुर शाह जहाज़ में आता है तो उसके साथ जब बातचीत करता है, तो बातचीत के दौरान जब इसकी बात नहीं सुलझ पाती तो इसने बहादुर शाह को समुद्र में फेंकवा देता है। यानी जो पुर्तगालियों के साथ जो राजनयिक विश्वास होना चाहिए था, वो धीरे धीरे भारतीय राजाओं में क्या हो रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। यानी पुर्तगालियों के साथ अगर बातचीत करेंगे तो कोई भी रास्ता वो अख्तियार कर सकते हैं। वर्तमान समय में जब हमारे एक देश से दूसरे देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो चाहे उस देश के बीच कितनी भी तकरार चलती हो, कितने भी युद्ध चलते हो,
लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो राजनयिक बातचीत होती है वो पहले से तय होती है। उसके अलावा किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। उनके व्यवहारों में किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं होती। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। इससे एक देश का दूसरे देश के साथ क्या होता है, विश्वास स्थापित होता है, जिससे राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया, भारतीय शासकों के प्रति जो संबंध थे, जो राजनयिक संबंध स्थापित होते, उसका जो पैरामीटर था वो बहुत ही कमज़ोर था। यानी भारतीय राजा इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे। तो हमने देखा कि पुर्तगाली भारत में प्रवेश किए और पुर्तगाली गवर्नरों के माध्यम से भारतीय महाद्वीप में पुर्तगाली किस प्रकार एक व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। हिंद महासागर में गोवा, मलक्का, हरमुज में जब इनका नियंत्रण स्थापित होता है तो हिंद महासागर के क्षेत्र में एक व्यापारिक टेरर स्थापित करते हैं, यानी ट्रेड टेरर। कोई भी व्यापारिक जहाज बिना पुर्तगालियों की अनुमति के गुजर ही नहीं सकता। व्यापारियों के मन में भी क्या हुआ, एक तरह का आतंक छा गया कि अगर व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से संबंध अगर अच्छे नहीं होंगे तो व्यापार नहीं किए जा सकते। धीरे धीरे यही चीज़ें इनके पतन का भी क्या बनती गई, कारण बनती गई। 1612 में स्वाल के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तो मुग़ल बादशाह जहांगीर अंग्रेज़ों से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। और इसलिए खुश हुआ कि पुर्तगालियों का जो समुद्र में व्यवहार था वो अप्रत्याशित था, वो एक तरह से नीचता भरा था, उस पर किसी भी राजा का भरोसा नहीं हो सकता था। इसलिए जब अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों को पराजित किया गया तो जहांगीर अंग्रेज़ों से बहुत प्रभावित हुआ। और उसी समय अंग्रेज़ों ने इस प्रभाव का लाभ उठाने के लिए टॉमस रो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपने राजा के प्रतिनिधि के रूप में भेजा है व्यापारिक सहूलियतें प्राप्त करने के लिए। चूँकि जहांगीर पहले से ही प्रभावित था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को क्या किया था, परास्त किया था। तो ऐसे में टॉमस रो को जहांगीर ने पूरी आवाभगत के साथ अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की क्या कर दिया, अनुमति भी दे दिया और व्यापारिक क्रियाकलाप करने का आश्वासन भी दे दिया। तो जो अब यही काम पुर्तगाली कभी नहीं कर पाए। उन्होंने, हमने बताया कि 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन जमोरिन को बाद में एहसास हुआ कि हमने वास्को डी गामा या पुर्तगालियों का स्वागत करके बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। बाद में जमोरिन सबसे ज़्यादा का, क्योंकि उनके समुद्र में जो क्रियाकलाप थे वो उसके लिए अनुकूल नहीं था। और जमोरिन अरब और तुर्की व्यापारियों के साथ मिल करके पुर्तगालियों के साथ क्या कर रहा था, एक षड्यंत्र स्थापित कर रहा था। यानी पुर्तगालियों का जो विश्वास जमोरिन को था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में पतन का क्या कारण था। अगर हम आपसे पूछें कि पुर्तगालियों का भारत में पतन का, पुर्तगाली साम्राज्य का भारत से पतन का क्या कारण था, तो आप क्या बताएंगे? पहली तो उनकी आक्रामक नीतियाँ जो उन्होंने समुद्र में बनाया। दूसरी, गवर्नरों की अदूरदर्शिता। जिन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करना चाहिए, जिन क्षेत्रों पर मैत्री संबंध स्थापित करना चाहिए, उन्होंने उन क्षेत्रों को पहचाना नहीं। उन क्षेत्रों पर उन्होंने लूट मार और डकैती का एक नया तरीका अपनाया। जैसे हुगली, एग्जाम्पल के लिए हुगली को उन्होंने लूटपाट का एक अड्डा बना दिया। यानी पुर्तगाली गवर्नरों की अदूरदर्शिता भी उनके लिए पतन का कारण थी। तीसरा कारण एक और है कि जो भारत में दूसरी कंपनियाँ आई, यानी डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, इनके मुकाबले पुर्तगाली प्रतिद्वंदिता में बहुत पीछे थे। ये अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर सकते थे, ये डचों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए भी भारत से धीरे धीरे इनको अपना बुरिया बिस्तर क्या करना पड़ा, समेटना पड़ा।
और इसके अलावा एक और कारण हो सकता है, पुर्तगाली चूँकि लगातार नाविक खोजों का दौर चलाए थे और भौगोलिक खोजों में वो उनको ज़्यादा रुचि थी। वहाँ के शासकों द्वारा, वहाँ के उद्यमियों द्वारा निरंतर नई नई खोजों को अंजाम दिया जा रहा था। और ऐसे में इनके द्वारा एक ब्राज़ील नामक देश की खोज की गई। ब्राज़ील के बारे में आप जानते हैं? हाँ, कहाँ है बेटा? दक्षिणी अमेरिका का एक विशाल देश है जो पीला सा देख, जो कत्थई कलर में दिख रहा है। ठीक, जब ब्राज़ील की खोज हो गई तो इनको एक विशाल क्षेत्र की प्राप्ति हुई, तो धीरे धीरे भारत में इनका इंटरेस्ट कम होने लगा। और इसका लाभ किसने उठाया? डचों ने। और दूसरी जो असफलता की सबसे बड़ी वजह थी वह यह थी कि पुर्तगालियों ने समुद्र को व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा, लेकिन बिना आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश किए हुए केवल समुद्र व्यापारिक लाभ प्रदान कर दे, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इन्होंने आंतरिक क्षेत्रों के महत्व को कभी नहीं समझा। इसलिए ये केवल और केवल इनका फोकस हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्रों में था और केवल जहाज़ों से शुल्क लेने तक सीमित था। इसलिए भारतीय व्यापार की आंतरिक गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए। और दूसरे व्यापारिक कंपनियां जब आए तो उन्होंने भारत के आंतरिक क्षेत्रों में भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए और इनसे ज़्यादा सुदृढ़ संबंध स्थापित किए और धीरे धीरे पुर्तगालियों को क्या किया? विस्थापित करना। लेकिन भारत में पुर्तगाली आए, उन्होंने अपने साम्राज्य की भी स्थापना की, उनका पतन भी हुआ उनकी नीतियों के कारण। लेकिन जब कोई चीज़ कहीं पर जाती है, जैसे आप कहीं पर जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रभाव वहाँ पे आप अपना स्थापित जरूर करके आएंगे। इसी तरह से जब पुर्तगाली भारत में आए और यहाँ से जब वो वापस गए तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ इन्होंने छोड़ के गए, यानी भारत को बहुत सारी चीज़ें नई प्रदान की गई। जैसे भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग देखा है, वो है पुर्तगालियों का आगमन। लेकिन हमने देखा कि पुर्तगालियों के आने के साथ साथ केवल भारत में पुर्तगाली आए या पुर्तगालियों के अलावा अन्य व्यापारी भारत में नहीं है, ऐसा नहीं था, क्योंकि यूरोप में एक दौर चल रहा था वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद का प्रमुख लक्षण है कि राष्ट्र यानी राज्य की समर्थन से, यानी राज्य की अनुमति से, राज्य के सहयोग से व्यापारिक क्रियाकलाप का संचालन करना और धीरे धीरे उन देशों में राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित करना, यानी राजनीतिक एकाधिकार को भी स्थापित करना। किसी भी प्रकार से व्यापारिक जो पक्ष है वो हमारे देश के साथ रहे, व्यापारिक लाभ हमारे देश के साथ रहे, अन्य देशों के साथ नहीं रहे, भले ही उनके यहाँ राजनीतिक सत्ता की स्थापना करनी पड़े। इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि व्यापारिक क्रियाकलाप को इंडोनेशिया में स्थापित किया। इनका मुख्य रूप से जो प्रमुख व्यापार का जो इंटरेस्ट था, जो इनका व्यापार करने का जो प्रमुख लक्ष्य था, वो ये मसालों के व्यापार पर इनका फोकस ज़्यादा था। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों की एक बहुलता थी और वहाँ पे मसालों की जो सुलभता थी वो सबसे अधिक थी, इसलिए इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ अपना फोकस ज़्यादा किया, भारत की तरफ कम किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको ध्यान देना होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत पुराने थे और वो इतने प्रगाढ़ थे कि अगर आपको दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करना है तो बिना भारतीय व्यापार में सम्मिलित हुए आप दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकते। यह जब आप चोल चालुक्य काल पढ़ते होंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। तो ऐसे में जो डच थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जिनके मसालों के व्यापार पर इनका मुख्य जोर था, उन्होंने देखा कि बिना भारतीय व्यापार में सम्मिलित हुए दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार को सही से नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने पुर्तगालियों को धीरे धीरे कमज़ोर करना आरंभ किया। इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया
और मलक्का पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। हमने बताया मलक्का कहाँ पे है, बिल्कुल भारत के पूर्व में दक्षिण पूर्व की तरफ। तो वहाँ पे जब इन्होंने इसका प्रभाव कम किया, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के शासक उत्तरी सुमात्रा के शासक अली मुगायत खान, जो कि पुर्तगालियों का विरोधी था, जब पुर्तगालियों ने सुमात्रा पर अधिकार स्थापित कर लिया मलक्का पर, तो अली मुगायत खान ने मलक्का जो दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी थी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के संपूर्ण व्यापार मलक्का से ही केंद्रित थे, मलक्का से होकर ही अन्य देशों को जाते थे। जैसे भारत का व्यापार इस समय केंद्रित कहाँ पे है, गुजरात और मुंबई, यानी भारत के आंतरिक क्षेत्रों का जितना भी उत्पादन है वो 3-4 क्षेत्रों में जाता है, एक मुंबई और गुजरात, चेन्नई, इन क्षेत्रों में जो पोर्ट है, बंगाल, उसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का संपूर्ण व्यापार मलक्का पर केंद्रित था। इसलिए मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी कही जाती थी। और जब उस पर पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित हो गया तो अब मलक्का पर व्यापारिक प्रतिबंध लगने आरंभ हो गए और उत्तरी सुमात्रा का शासक जो था अली मुगायत खान, इसने सबसे पहले तो युद्धों में पुर्तगालियों को पराजित किया, लेकिन मलक्का पर अभी भी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन इसने मलक्का के क्षेत्र जो व्यापारिक महत्व था इसको धीरे धीरे इसने कम करना आरंभ किया और इसने अपनी राजधानी अचे को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना आरंभ किया। और ऐसे में जब डच गए तो मलक्का काफ़ी हद तक क्या था, एक व्यापारिक शून्यता स्थापित हो रही थी। चूँकि अली मुगायत खान अपनी राजधानी अचे को व्यापारिक केंद्र बना रहा था, ऐसे में पुर्तगाली धीरे धीरे वहाँ क्या कर रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में डचों ने वहाँ पे अधिकार स्थापित किया। लेकिन डचों ने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया में अगर व्यापार करना है तो भारतीय व्यापार में सम्मिलित हुए बिना आप नहीं कर सकते, विशेष तौर से कपड़ों के व्यापार में। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय चित्रित सूती कपड़ों की बहुत बड़ी डिमांड थी। भारत में विशेष तौर से कोरोमंडल तक कोरोमंडल तट पर इस प्रकार के विशेष कपड़े तैयार किए जाते हैं, पिट्ठा कोस, चित्रित सूती कपड़ों। और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों का भारतीय कोरोमंडल तट के व्यापारियों से एक परंपरागत संबंध था, जिसमें यह निर्धारित था कि करीब 6 माह पूर्व यहाँ के व्यापारियों द्वारा इस तरह के कपड़ों की आपूर्ति दक्षिण पूर्व एशिया में कर दी जाती थी और बदले में वहाँ के व्यापारी क्या करते थे, मसालों का यहाँ पे निर्यात करते थे, इन व्यापारियों को मसाला प्रदान करते थे। ऐसे में जब डच व्यापारियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यापारिक मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई तो उनको सबसे बड़ी अड़चन आई कि भारतीय कपड़ों को बिना प्राप्त किए हम दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक संबंध को विकसित नहीं कर सकते। तो जब उनको लगा कि भारत के व्यापार में बिना सम्मिलित हुए हम दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो उन्होंने सबसे पहले 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की। मछलीपट्टनम कहाँ पे है आप बता सकते हो? देखो, पहली बात तो इस तरह से नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप लोग सिविल की तैयारी करते हैं
और बहुत ही सेंसियर समझे जाते हैं लोग, ठीक। तो ऐसा नहीं आता तो हम तो इसीलिए आए हैं और बीच बीच में आते रहेंगे आप लोगों के पास। मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में तो डचों का जो भारत में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इनका व्यापारिक जो इंटरेस्ट था वो दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ था और पूर्वी एशिया में था। भारत में इनका इंटरेस्ट बहुत कम था। जब ये दक्षिण पूर्व एशिया में गए, इनको लगा कि बिना भारतीय व्यापार में सम्मिलित हुए यहाँ पे हम सफल नहीं हो सकते, तब उन्होंने भारतीय व्यापार में सम्मिलित होना आरंभ हुआ। और जब वो भारतीय व्यापार में सम्मिलित होना आरंभ हुए तो उनको सबसे बड़ी चुनौती किससे मिलनी आरंभ हुई? पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? पुर्तगालियों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उस पर नियंत्रण स्थापित करना था। यानी पुर्तगालियों की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी अभी तक? समुद्री मार्ग, यानी महत्वपूर्ण समुद्री ठिकानों पर, हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री ठिकानों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया था। तो डचों ने सबसे पहले हरमुज और मलक्का, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में था और ये फारस की खाड़ी में था, यहाँ पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर पुर्तगालियों की मजबूत किलेबंदी करना आरंभ किया। जब उनकी मजबूत किलेबंदी आरंभ हो गई और डचों ने एक व्यापारिक बढ़त स्थापित कर ली, तब उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करना आरंभ किया। और सबसे पहले उन्होंने मछलीपट्टनम में अपना एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया, जहाँ पर वो सब क्या चाहते थे? भारत में निर्मित सूती कपड़ों का को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अभी तक भारतीय व्यापार में डचों द्वारा केवल सूती कपड़ों का प्राप्त करने के साथ साथ मसालों को भी प्राप्त करना था, जो भारतीय व्यापार में सम्मिलित हुए बिना वो नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने एक विकल्प तलाशना आरंभ किया। विकल्प यह था कि अगर हम भारतीय व्यापारियों से सूती कपड़ों को क्या करें, खरीद लें और ख़रीद कर दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों को क्या करें, मुहैया करा दें, तो हम दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और ऐसे में सबसे पहले उन्होंने गुजरात से अपने माल को खरीदना आरंभ किया। गुजरात से जब उन्होंने कपड़ा खरीदना आरंभ किया और इन कपड़ों की आपूर्ति वो दक्षिण पूर्व एशिया में करना चाहते थे, इसमें दो कठिनाइयाँ थी। सबसे बड़ी कठिनाई है कि गुजरात से कपड़ा खरीद के वो सही सलामत दक्षिण पूर्व एशिया जाते कैसे, क्योंकि रास्ते में पुर्तगालियों का क्या था, एक कड़ा पहरा था गोवा में। ऐसे में पुर्तगालियों द्वारा जिन जहाज़ों को पकड़ा जाता था उसको डुबो दिया जाता था। दूसरी बात यह थी कि दलालों द्वारा यानी हाकरों द्वारा मंडियों से कपड़ा खरीदना क्या था, महंगा साबित हो रहा, क्योंकि हाकरों का अपना एक कमीशन होता है, उसके बाद कपड़ों की प्राप्ति होती थी। और ये कपड़े जब लेकर वो दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे तो इन गुजरात के कपड़ों की डिमांड भी वहाँ पे क्या थी, बहुत कम थी। ये सादे और रंगीन कपड़े होते थे जिसकी डिमांड वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे बेसिकली डिमांड थी कोरोमंडल तट पर निर्मित कपड़े जो पिट्ठा कोस और चित्रित होते थे और वो सूती होते थे, उन्हीं की डिमांड थी। तो ऐसे में जब डचों को गुजरात से खरीदे कपड़ों पर व्यापारिक लाभ नहीं मिला तो उन्होंने सीधे सीधे क्या करना आरंभ किया, भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करना आरंभ की। ऐसे में इन्होंने मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापट्टनम आदि जगहों पर इन्होंने क्या किया, अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। इन्होंने भारतीय कपड़ों के साथ साथ सोरे के व्यापार में भी रुचि दिखाई, जो एक बारूद का कार्य करता था, जिससे बारूद बनाया जाता था। और सबसे बड़ी देन जो डचों की थी भारत में, उन्होंने बंगाल के कासिम बाजार में एक नया प्रयोग किया।
बंगाल के कासिम बाजार में उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की। जिसमें करीब 3000 लोगों को नियोजित किया गया। ये वर्तमान भारत या आधुनिक भारत की पहली ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें विभिन्न तरीके के काम करने वाले करीब 3000 लोगों को एक साथ नियोजित किया गया और बदले में उनको नगद क्या दिया जाता था, वेतन प्रदान किया जाता था। जैसे जैसे भारत में डचों की स्थिति मजबूत होती जा रही थी, ऐसे ही समय में भारत में एक नई हलचल भी दिखाई देती है। और वो हलचल किस रूप में थी? अंग्रेजों के रूप में थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर्नाटक में अपनी शक्ति का परिचय दिया फ्रांसीसियों को हराकर। बंगाल में 1757 में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में अपना प्रभाव स्थापित किया। और इसी समय यानी 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में इन्होंने डचों को पूरी तरह पराजित किया और विवश कर दिया कि भारत में अब व्यापारिक क्रियाकलाप आपको क्या करना होगा, समेटना होगा या सीमित करना होगा और अंग्रेज़ों से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी होगी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1759 के बाद बेदरा के युद्ध से डचों का कारोबार भारत में क्या होता है, सिमटता दिखाई देता है। अब भारत में एक ऐसी शक्ति दिखाई देती है जो हमें आने वाले पूरे इतिहास को प्रभावित करती है और लंबे समय तक दिखाई देती है। वह शक्ति कौन सी थी? अंग्रेजों की शक्ति। अंग्रेज 1757 के बाद धीरे धीरे मजबूत होना आरंभ हुए और हम देखते ही देखते 1947 तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनते गए और भारत के इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया। हर क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोग अंग्रेज़ थे। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। पुर्तगालियों की एक घटना हम लोगों ने बीच में बात करते समय ध्यान में नहीं आया, नहीं बताया गया। पुर्तगालियों ने बम्बई को अंग्रेज़ों को क्या दिया था? दहेज स्वरूप दिया था। देखिए, पुर्तगाली जो गवर्नर थे या पुर्तगाली शासकों की कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी, उन्होंने कैसे कैसे निर्णय लिए। बम्बई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को उन्होंने दहेज में दे दिया। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से जब तय हुआ तो 1661 ईस्वी में इन्होंने बम्बई को क्या किया? बम्बई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्रदान कर दिया। बम्बई को दहेज के रूप में प्रदान किया और एक गुप्त संधि अंग्रेजों से की जिसको व्हाइट हॉल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस संधि में यह निर्णय लिया, यह एक बातचीत की कि अंग्रेज़ों से इन्होंने एक बातचीत की कि भारत में जो पुर्तगाली राज्य हैं उसको क्या किया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा संरक्षित रखा जाए। अंग्रेज़ों ने उसको क्या दिया? आश्वासन दिया। और अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय ने कुछ ही समय बाद यानी 1661 में उन्हें दहेज में प्राप्त हुई। 1668 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यानी नाम मात्र के किराए पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 ईस्वी में ही क्या किया? बम्बई को अपना मुख्यालय बना लिया, यानी सूरत से हटाकर क्या किया? बम्बई को अपना मुख्यालय बना लिया। तो हम यह देखते हैं कि पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान नहीं की, उनमें दूरदर्शिता का क्या था? बेहद अभाव था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी। ठीक, चलिए आप लोग जा सकते हैं। और कोई अगर सवाल अगर आपके मन में हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चौथी सदी में पूर्वी यूरोप नहीं बटा था,
रोमन साम्राज्य 2 भागों में बटा हुआ, रोमन साम्राज्य। यूरोप थोड़ी बटा। वही था, रोमन साम्राज्य। देखिए आप लोग अभी देखिए, ये मेरा पहला क्लास है, मैंने क्या सिविल की तैयारी की है और इंटरव्यू भी मैंने दिया है, तो नहीं बोली इसके बारे में बहुत सारी बारीकियाँ हिस्ट्री की आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा सा मेरा ज़्यादा था। हाँ हिस्ट्री में बहुत कम समझ में आता है।